हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में रेगुलरली ये लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एंड इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो बेसिकली ये क्या है वो समझिए। ये सेल्स से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम है। ये सेल्स से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम है और उस सिस्टम में हम सिर्फ उन सेल्स को लेंगे या वो सेल्स यूज की जाएंगी जो क्या है, फैगोसाइटिक इन नेचर है या फिर जिनका रोल हमारी इम्यूनिटी में होता है। इम्यूनिटी में होने का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अब डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करने से मतलब है जो हमारी बॉडी को ये एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो जो डिसीजेस हैं उनसे फाइट कर सके। तो बेसिकली स्मॉल सादा भाषा में अगर हम समझाएं तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम वो सेल्स का सिस्टम है जिसमें वो सेल्स यूज की जाएंगी जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, यानी हमारी बॉडी को ये एबिलिटी देती हैं कि वो डिसीजेस से फाइट कर सके। और वो सेल्स जो फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं, फैगोसाइटिक नेचर का मतलब जो ये है कि जो पैथोजेंस आएगा तो पैथोजेंस को क्या करेंगी, किल कर देंगी, उसको डाइजेस्ट कर लेंगी। ठीक है, उसको किल कर देंगी और क्या कर देंगी, अपने अंदर डाइजेस्ट कर देंगी। उसके जो लाइसोसोम जो होंगे उसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे उनकी हेल्प से उनको क्या कर देगी, फैगोसाइट कर देगी, डाइजेस्ट कर देगी, इंजेस्ट कर लेगी। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में कौन कौन सी ऐसी सेल्स हैं जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, तो सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सेल का जिक्र किया जाता है वो है मोनोसाइट। ठीक है, अब मोनोसाइट क्या होता है, अगर आपने सुना हो आपका जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा और क्या होता है, ब्लड सेल्स होती हैं। और ये ब्लड सेल्स आपने सुना होगा, तीन तरह की सुनी होंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी आपने दो तरह की सुनी होंगी, एक सुना होगा आपने ए ग्रेनुलोसाइट और दूसरा आपने सुना होगा ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, और ए ग्रेनुलोसाइट आपने दो तरह की सुनी होंगी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, तो ये मोनोसाइट क्या है, एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है। क्या है, एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है। अगर इनका कंसंट्रेशन देखा जाए तो ये 2 to 8% होती है टोटल डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 to 8% क्या होती है, मोनोसाइट्स होती हैं। साइज में देखें तो जितनी भी डब्ल्यूबीसी हैं सबसे बड़ी यही होती हैं। और खासियत क्या है इनकी, क्वालिटी ये है कि ये मोटाइल होती हैं। ठीक है, पूरे ब्लड में कहीं भी मूव करके चली जाती हैं और जहां भी इनको बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी पैथोजन दिखता है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म दिखता है, कोई भी ऐसी सेल दिखती है जो क्या कर सकती है, बॉडी को हार्म पहुंचा सकती है, तो उसको क्या कर लेंगी, उसको फैगोसाइट कर लेंगी, उसको डाइजेस्ट कर लेंगी अपने अंदर और उसको क्या कर देंगी, इंजेस्ट कर लेंगी अपने अंदर। और उसको अपने जो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, जो इन सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम होगा उसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे उनकी हेल्प से क्या कर देगी, उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगी। क्या कर देगी, पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगी। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट सेल्स की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का जो मेन जो बैकबोन है वो यही सेल्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं मैक्रोफेजेस। अब देखो मैक्रोफेजेस क्या होती है वो बेसिकली समझिएगा। अगर मान लीजिए ये आपकी ब्लड कैपिलरी है या ब्लड वेजल्स है, इसमें ये वाली जो सेल्स थी मोनोसाइट्स, ये मान लीजिए मोनोसाइट्स हैं। तो जब ये इस ब्लड कैपिलरी के अंदर है या ब्लड कैपिलरी के अंदर है या ब्लड वेजल के अंदर है, तब तो इनको हमने बोला है मोनोसाइट। क्या बोल रहे हैं, मोनोसाइट्स। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो मोनोसाइट्स हैं ये इस ब्लड कैपिलरी को छोड़ के यहां मान लीजिए कोई टिश्यू है, ये क्या है, हमारी बॉडी के टिश्यू है, तो यहां चली जाती हैं, टिश्यूज के अंदर चली जाती हैं, या इन टिश्यूज के बीच में जो स्पेस है यहां चली जाती हैं, या तो टिश्यू के अंदर चली जाती हैं या किसी ऑर्गन के अंदर चली जाती हैं। ये क्या हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है या कोई ऑर्गन हो सकता है। तो जो मोनोसाइट्स हैं अगर ये ब्लड कैपिलरी को छोड़ के किसी टिश्यू के अंदर जा रही हैं या किसी ऑर्गन के अंदर जा रही हैं या इनके बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां जा रही हैं, तो हम इन्हीं मोनोसाइट्स को क्या बोलेंगे, टिश्यू मैक्रोफेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टिश्यू मैक्रोफेज बोलेंगे। बात समझ में आ गई। तो मैक्रोफेज क्या है, जब मोनोसाइट्स सर्कुलेशन को लीव कर दे, सर्कुलेशन को छोड़ दे और किसी टिश्यू में जाके डिफरेंशिएट हो जाए, तो ऐसे मोनोसाइट्स को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू मैक्रोफेज बोलेंगे। इनकी खासियत क्या होती है, ये भी फैगोसाइटिक नेचर होती है। इनके पास भी क्या होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं और लाइसोसोम्स के अंदर इनके पास क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक
या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी पैथोजन पे अटैक करते हैं, उसको किल कर देते हैं, उसको इंजेस्ट करके डाइजेस्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं कंप्लीटली। तो ये जो मैक्रोफेजेस थी ये फैगोसाइटिक नेचर की सेल्स हैं जो पैथोजेंस को फैगोसाइट करती हैं, या फिर हमारी बॉडी की जितनी भी डेड सेल्स इनको दिख जाती हैं, हमारी बॉडी में अगर इनको कोई डेड सेल दिखती है या कोई ऐसी सेल दिखती है जो ट्यूमर कॉज कर रही है, ट्यूमर सेल, ठीक है, जो ट्यूमर कॉज कर सकती है, कोई भी कैंसर कॉज कर सकती है, तो ऐसी जितनी भी सेल्स होती हैं उनको ये क्या करेंगी, फैगोसाइट कर देंगी, डाइजेस्ट कर देंगी, इंजेस्ट कर देंगी और डिस्ट्रॉय कर देंगी। ठीक है, अब देखो हमने आपको बताया था कि जो ये मोनोसाइट्स हैं ये डिफरेंट टिश्यूज में चली जाती हैं या ऑर्गन्स में चली जाती हैं, तब इनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू मैक्रोफेज। लेकिन जब ये ऑर्गन्स में चली जाती हैं तो इनको स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है। जैसे अगर मोनोसाइट्स अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चली जाए, कहां चली जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इनको हम बोलते हैं माइक्रोग्लिया। तो ऐसे टिश्यू मैक्रोफेज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मैक्रोफेज को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोग्लिया। लेकिन अगर ये लिवर में चली जाए तो हम इनको बोलेंगे कुफर सेल्स। ठीक है, अगर ये लंग्स में चली जाती हैं तो इनको बोलेंगे एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। काम इनका वही है, डिफेंस प्रोवाइड करना, फैगोसाइटोसिस करना। ठीक है, स्प्लीन में चली जाए तो हम इनको बोलते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। किडनी में अगर ये चली जाती हैं टिश्यू मैक्रोफेजेस तो हम इनको बोलते हैं मेसेंजियल सेल। अगर ये स्किन में प्रेजेंट होती हैं तब इनको बोलते हैं लैंगरहैंस सेल्स, और जब ये बोन्स में प्रेजेंट होती हैं तब इनको हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। अगर ये कहीं कनेक्टिव टिश्यू में, बीनीथ द स्किन जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्किन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, अगर वहां चली जाती है तब इनको बोलते हैं हिस्टियोसाइट्स। ठीक है, अगर ये कहीं भी ऑर्गन में जाके कनेक्टिव टिश्यू में चली जाती हैं जो हमारी स्किन के अंडर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टियोसाइट्स बोलते हैं। तो दो सेल्स का हमने एक जिक्र किया यहाँ पे, मोनोसाइट्स, और मोनोसाइट्स जब सर्कुलेशन को लीव कर देंगी तो हमने जिक्र किया किसका, मैक्रोफेजेस का। ये मेन सेल्स होती हैं किसकी, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम की। ठीक है, इसलिए रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का हमने एक और नाम दिया, मोनोसाइट्स मैक्रोफेज सेल सिस्टम। क्या नाम दिया इसको, मोनोसाइट्स मैक्रोफेज सेल सिस्टम। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट सेल्स है जो फैगोसाइटिक इन नेचर की होती हैं, वो है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स मैंने आपको बताया था कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक बताया था ग्रेनुलोसाइट्स और एक बताया था ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, आपको पता होगा, एक होता है एसिडोफिल, एक होती है बेसोफिल और एक होती है न्यूट्रोफिल। और क्या होती है, न्यूट्रोफिल। तो जो न्यूट्रोफिल होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे ज्यादा नंबर में पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं वो ये न्यूट्रोफिल्स होती हैं। 40 to 75% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी ये पाई जाती हैं, और ये हाईली मोटाइल होती हैं। ठीक है, हाईली फैगोसाइटिक होती हैं, और क्या करती हैं, ये जहां भी इनको पैथोजन दिख जाएगा, चाहे वो ब्लड वेजल के अंदर हो चाहे ब्लड वेजल के बाहर हो, चलो मान लीजिए ये क्या है, ये न्यूट्रोफिल्स हैं, इन्हें जहां भी पैथोजन दिख जाएगा, चाहे ब्लड कैपिलरी के अंदर चाहे ब्लड कैपिलरी के बाहर, ये वहां पे जाके चली जाती हैं, फ्रीली मूवेबल होती हैं, फ्रीली वंडरेबल होती हैं, अमीबॉइड शेप होती है, और कहीं भी ये जाके क्या कर देते हैं, जहां भी इनको पैथोजन दिख जाएगा वहां जाके उसको क्या कर देंगी, फैगोसाइट कर लेंगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स दैट इज प्रेजेंट इन इट्स लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में जो इनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे उनकी हेल्प से ये क्या करेंगे, उस पैथोजन को डाइजेस्ट, इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, अभी जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये मोनोसाइट्स से के साथ मिलके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती हैं। इसका क्या मतलब है कि कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में अंदर एंटर करता है तो सबसे पहला जो अटैक उनके ऊपर किया जाता है, या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहली जो सुरक्षा करने वाली जो सेल्स होती हैं उस पैथोजन से जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो वो कौन सी सेल्स होती हैं, यही न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होती हैं, जो पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पहले बार सबसे ज्यादा एनकाउंटर करती हैं किसके साथ, पैथोजन के साथ। ठीक है, चलिए अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं एंडोथेलियल सेल्स का। जितनी भी एंडोथेलियल सेल्स हमने पढ़ी हैं उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक हमने कह दिया फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स और एक हमने बोल दिया वॉन्डरिंग रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। कहने का मतलब ये है वो सेल्स जो एक ही जगह लोकेटेड रहेंगी, एक ही जगह फिक्स रहेंगी, ज्यादा इधर उधर कहीं नहीं जाएंगी, किसी टिश्यू में जाके डिफरेंशिएट हो जाएंगी, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में ही रहेंगी, वहां से कहीं और नहीं जाएंगी, तो ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स या फिर टिश्यू मैक्रोफेजेस या फिर फिक्स्ड हिस्टियोसाइट्स। एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन में रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स का हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली मैक्रोफेजेस के ऊपर बात कर रहे हैं। किसके ऊपर, मैक्रोफेजेस, क्योंकि जो मैक्रोफेजेस होती हैं यही चीफ सेल्स होती हैं, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सेल्स जो होती हैं या सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट रोल प्ले करती हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, वो मैक्रोफेजेस होती हैं, ये इसकी चीफ सेल्स कहलाती हैं। तो इसी के बेसिस पर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स और वॉन्डरिंग रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। यानी वो मैक्रोफेजेस जो टिश्यू के अंदर जाके डिफरेंशिएट हो जाती हैं, किसी टिश्यू के अंदर जाके बैठ जाती हैं और उस टिश्यू के अंदर ही अपना वर्क परफॉर्म करती हैं, जो किसी टिश्यू के अंदर जाके लोकलाइज हो जाती हैं, वहां की लोकल हो
हो जाती हैं और कहीं जाकर मूव नहीं करती, उस टिश्यू के अंदर बैठ के अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, टिश्यू मैक्रोफेजेस या फिर फिक्स्ड हिस्टियोसाइट्स। जैसे अगर ये लिवर में होंगी तो हम ऐसी जो मैक्रोफेजेस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कुफर सेल्स बोलेंगे, और अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगी तो हम क्या बोलेंगे, ये मैक्रोग्लियल सेल्स हैं। बेसिकली ये सब होती क्या है, मैक्रोफेज होती हैं जो किसी टिश्यू में जाके डिफरेंशिएट होती हैं और वहां अपना फैगोसाइटोसिस और डिफेंस का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फिर इसी में एक टाइप आता है वॉन्डरिंग रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, यानी वो सेल्स, वो मैक्रोफेजेस जो किसी पर्टिकुलर टिश्यू में बैठेंगी नहीं, जहां भी पैथोजन इनको मिल जाएगा वहां ये क्या कर जाएंगी, मूव कर जाएंगी और वहां पैथोजेंस को जाके क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। इनको हम फ्री हिस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब फ्री हिस्टियोसाइट्स दो जगह पाई जा सकती हैं, या तो ब्लड के अंदर पाई जा रही हो, ब्लड के अंदर पाई जा रही हो, या फिर कहां पाई जा रही हो, बाहर टिश्यू में पाई जा रही हो। तो ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं जो फ्रीली मूवेबल होती हैं और कहीं भी जाके डिस्ट्रॉय कर सकती हैं इनसाइड द ब्लड, इनसाइड द ब्लड कैपिलरी, तो उसमें दो नाम मैंने आपको बताए थे। एक तो मैंने आपको एक एग्रेनुलोसाइट बताई थी जिसका नाम क्या था, मोनोसाइट, ठीक है, और एक ग्रेनुलोसाइट बताई थी जिसका नाम मैंने क्या बताया था, न्यूट्रोफिल्स। तो ये सेल्स कहां पाई जाती हैं, ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, ब्लड सेल्स का टाइप है, डब्ल्यूबीसी का ये टाइप्स है, ब्लड वेजल के अंदर पाई जाएंगी और ब्लड वेजल के अंदर कहीं भी कोई भी पैथोजन अगर दिखता है तो सबसे पहले यही जाके क्या करेंगे, उन पे अटैक करेंगी। तो ये कंडीशन थी इनसाइड ब्लड कि ब्लड के अंदर कोई पैथोजन आएगा तो सबसे पहले अटैक करने कौन पहुंचेगा, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट्स क्या करेंगी, जब ये इस सर्कुलेशन को, इस ब्लड कैपिलरी को लीव करके बाहर आ जाएंगी और बाहर इनको कोई पैथोजन दिखता है तो वहां जाके जब ये अटैक करेंगी तो इनको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोफेजेस। क्या बोलेंगे, मैक्रोफेजेस। अब हम बात करते हैं फ्री हिस्टियोसाइट्स ऑफ सॉलिड टिश्यू, यानी कि सॉलिड टिश्यू के अंदर वो मैक्रोफेजेस जो मूव करती हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये जनरली टिश्यू में लोकलाइज रहती हैं, लेकिन मान लीजिए कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई, मान लीजिए कि आपकी ये लिवर जो सेल्स थी मैक्रोफेजेस लिवर में थी, इनको हम कुफर सेल्स बोल रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कहीं स्टमक में जाके कोई इंफेक्शन हो गया तो ये यहां से माइग्रेट भी कर सकती हैं। तो इमरजेंसी के टाइम पे जो फिक्स्ड हिस्टियोसाइट्स थी वो फ्री हिस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, और जहां इनकी नीड होती है, जहां इनकी नीड होती है वहां पे जाके क्या करती है, माइग्रेट कर जाती हैं, और वहां पे माइग्रेट करके क्या कर देती हैं, पैथोजन जो भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उस पे जाके क्या कर देती हैं, अटैक कर देती हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब चलो बात करते हैं फंक्शन ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जो तीन सेल्स हैं, जो तीन मेन सेल्स हैं, टिश्यू मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल, इनका मेनली फंक्शन क्या है। ठीक है, देखो मोनोसाइट्स ही बाद में किसमें कन्वर्ट हो रही है, टिश्यू मैक्रोफेज में, और न्यूट्रोफिल कहां की सेल है, जो ब्लड के अंदर पाई जा रही है, यानी ब्लड ये कहां पाई जाएगी, ब्लड वेजल्स में। तो जहां ब्लड वेजल्स में कोई भी पैथोजेंस आता है तो उस पर सबसे पहले कौन अटैक करेगा, न्यूट्रोफिल अटैक करेंगी। ठीक है, और मोनोसाइट अटैक करेंगी, और मोनोसाइट ही जब टिश्यू के, जब इस सर्कुलेशन को, इस ब्लड सर्कुलेशन को या ब्लड कैपिलरी को लीव कर देगी तो वो क्या बन जाएगी, टिश्यू मैक्रोफेज। तो यहां हम जो बेसिकली फंक्शन देखेंगे वो टिश्यू मैक्रोफेज का देखेंगे। ठीक है, तो टिश्यू मैक्रोफेज का जो फंक्शन है वो क्या है, रोल एंड डिफेंस मैकेनिज्म, यानी जो भी पैथोजन है उससे फाइट करने में हेल्प करेगी, और क्या करेगी, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगी। क्या प्रोवाइड कराएंगी, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, इम्यूनिटी। अब बात करते हैं जो मोस्टली फंक्शन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में होते हैं वो मैक्रोफेज के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो पहला फंक्शन मैं आपको बताऊं, फैगोसाइटोसिस। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है तो मैक्रोफेज उससे सबसे पहले, टिश्यू की बात हो रही है, बॉडी में, ब्लड में होगा तो कौन अटैक करेगा, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, और टिश्यू में अगर पहुंच जाता है तो कौन अटैक करेगा, मैक्रोफेजेस। तो मान लीजिए कोई टिश्यू में आपका कोई भी पैथोजन गया है तो सबसे पहले उस पर कौन अटैक करेगा, मैक्रोफेज अटैक करेगी, और उसको क्या कर लेगी, सबसे पहले इंजेस्ट कर लेगी और फैगोसाइट कर लेगी, यानी क्या कर लेगी, अपने अंदर जो भी उसके अंदर लाइसोजाइम्स हैं उनकी हेल्प से उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, और डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके जो प्रोडक्ट हैं, उस पैथोजन के जो एंटीजेनिक प्रोडक्ट हैं उसको अपने साथ कैरी करके ले जाके किसको दिखाएगी, टी लिम्फोसाइट्स को दिखाएगी और बी लिम्फोसाइट को। मान लीजिए कि ये पैथोजन था, तो इस मैक्रोफेज ने क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉय करके इसका मान लीजिए ये एंटीजेनिक पार्ट था, ये जो इस पैथोजन के पास ये एंटीजेनिक पार्ट था, तो इस एंटीजेनिक पार्ट को कैरी करके ले जाएगी, ये मैक्रोफेज इस एंटीजेनिक पार्ट को कैरी करके ले जाएगी और किसको दिखाएगी, टी लिम्फोसाइट्स को और बी लिम्फोसाइट्स के, कि ये देखो ये एंटीजेनिक पार्ट है, ये बाद में भी अटैक कर सकता है। तो बी लिम्फोसाइट से कहेगी कि तुम इसकी एंटीबॉडीज बना के रेडी रखना, ताकि बाद में कोई अटैक हो तो इसको किल किया जा सके। और टी लिम्फोसाइट से क्या कहेगी कि तुम इसकी मेमोरी बना के रखो। ठीक है, मेमोरी बना के रखो और इसकी मेमोरी क्रिएट कर लो इस एंटीजन की,
ताकि ये बाद में अटैक करे तो हमें पता पड़ जाए कि इसकी एंटीबॉडी हमारे पास पहले से है और हम इसकी एंटीबॉडी की हेल्प से इसको क्या कर देंगे, इसको किल कर देंगे। तो मैक्रोफेज क्या करती हैं, पैथोजन आता है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। उस पैथोजन का जो एंटीजेनिक पार्ट होता है, क्या होता है, एंटीजेनिक पार्ट होता है, उसको आप परिचय, उसका इंट्रोडक्शन कराती है किसके साथ, टी लिम्फोसाइट्स के साथ और बी लिम्फोसाइट्स के साथ, कि आप इसकी मेमोरी क्रिएट कर लीजिए और इसके खिलाफ क्या कर लीजिए, एंटीबॉडीज बना लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फंक्शन होता है वो है एंटीजन प्रेजेंटेशन। दो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे समझिए, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्फ एंटीजन होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्फ एंटीजन होते हैं, यानी हमारी बॉडी के खुद के एंटीजन होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे ब्लड ग्रुप का एंटीजन हुआ, ए एंटीजन, बी एंटीजन, ठीक है, तो ये हमारे खुद के एंटीजन है। तो आपको पता है कि एंटीजन के खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडी। एंटीजन के खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। लेकिन मान लीजिए जो हमारे सेल्फ एंटीजन है, जो हमारे क्या है, सेल्फ एंटीजन है, अगर इनके खिलाफ क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी, तो हमको क्या हो जाएंगी, ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएंगी। यानी हमारी बॉडी हमको ही मारने लगेगी। यानी हमारा एंटीजन है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई और एंटीबॉडी क्या करेगी, इस एंटीजन पे क्या करेगी, अटैक कर देगी और अटैक करके क्या हो जाएगी, हमारी इसको डिस्ट्रॉय करना चाहेगी। तो क्या हो जाएंगे, ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएंगी और हमारी बॉडी को ही हार्म पहुंचाना स्टार्ट कर देगी। इससे बचने के लिए क्या होती है, हमारी जो मैक्रोफेज होती हैं, वो वर्क करती हैं एज अ एपीसी। वो एज अ एपीसी वर्क करती हैं। एपीसी मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी के जो एंटीजन होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराती हैं। क्या कराती हैं, इंट्रोडक्शन कराती हैं किससे, हमारे इम्यून सिस्टम से। और उससे कहती हैं कि डोंट मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। क्या कहती है उससे, डोंट मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। इंट्रोडक्शन करा, डोंट मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। ठीक है, तो क्या करती हैं, हमारे सेल्फ एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने से रोकती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम से उसका इंट्रोडक्शन कराती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं ताकि वो क्या करे, कोई भी एंटीबॉडी ना बनाए, यानी हमारे सेल्फ एंटीजन के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी ना बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्रेशन ऑफ बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स। देखो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लाइसोजाइम से जिनकी डेथ नहीं होती, लाइसोजाइम से नहीं होती, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लाइसोजाइम से नहीं मरते, तो फिर उनको मारने के लिए कुछ और तरीके हैं। हमारे जो टिश्यू मैक्रोफेजेस होती हैं, ये क्या करती हैं, रिलीज करती हैं कुछ फ्री रेडिकल्स। उन फ्री रेडिकल्स को हम बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जैसे सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन। ये क्या करती हैं, मान लीजिए ये कोई पैथोजन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसके सराउंडिंग में क्या करती हैं, ऑक्सीजन स्ट्रेस प्रोड्यूस करती हैं, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी प्रोड्यूस करती हैं और इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी प्रोड्यूस कर देती हैं कि ये पैथोजन होता है, ये क्या हो जाता है, ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, डेथ हो जाती है। एक काम और ये करते हैं, ये क्या करते हैं, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको फ्रेजाइल बनाते हैं। फ्रेजाइल मतलब वीक बनाते हैं और वो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ब्रेक डाउन कर जाती है और जो ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है सिक्रेशन ऑफ इंटरल्यूकिन्स। जो टिश्यू मैक्रोफेजेस होती हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनको हम इंटरल्यूकिन्स बोलते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं और ये मैक्रोफेजेस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। कुछ इंटरल्यूकिन्स के बारे में हम जिक्र करें तो एक है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 12। इंटरल्यूकिन 1 जो होता है वो मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर। तो मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है किसके, बी लिम्फोसाइट के और टी लिम्फोसाइट के, जो क्या करेंगी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगी। ठीक है, और जो इंटरल्यूकिन 6 होता है वो बी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन में और एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और इंटरल्यूकिन 12 जो होता है वो आइसोलेटेडली टी लिम्फोसाइट्स में भी जो टी हेल्पर होती हैं। टी लिम्फोसाइट 3 तरह की होती हैं, टी हेल्पर, टी किलर और टी मेमोरी। तो जो टी हेल्पर होती हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है मैक्रोफेजेस का, दैट इज सिक्रेशन ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो जो हमारी मैक्रोफेजेस होती हैं वो टीएनएफ यानी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज करती हैं। वो क्या करता है, जो सेल्स ट्यूमर कॉज करती हैं, जो सेल्स ट्यूमर कॉज करने वाली होती हैं या फिर कैंसर कॉज करने वाली होती हैं, उन सेल्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ऐसे ट्यूमर वाली सेल्स को किल करने में, उनका नेक्रोसिस करने में। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है मैक्रोफेज का वो है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करना, टीजीएफ। ठीक है, टीजीएफ रिलीज करना। अच्छा, टीजीएफ जो होता है ये एक्चुअली क्या करता है, ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पर्सन था, इसकी किडनी फेल हो गई, क्या होगी, किडनी फेल हो गई, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। क्या करते हैं, बाहर से किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हमारी जो बॉडी है
उसके लिए ये जो किडनी है ये एज ए एंटीजन की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी? एंटीजन, फॉरेन मटेरियल की तरह काम करेगी। और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होगा वो इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। उसके लिए एक फॉरेन बॉडी है, एक एंटीजन है, एक आउटसाइड बॉडी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने इम्यून सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सप्रेस करना पड़ेगा। तो उसी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में हेल्प करता है TGF, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। और इस तरीके से प्रिवेंट करता है ट्रांसप्लांटेड टिश्यू या ऑर्गन के रिजेक्शन को, ताकि कोई भी अगर हम ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं कोई भी ऑर्गन तो उसका रिजेक्शन ना कर दे हमारी बॉडी। तो उसके लिए क्या करता है? हमारे खुद के इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करता है कि थोड़ा रुक जाओ, थम जाओ। ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। भले ही ये एक एंटीजन है, आउटसाइड मटेरियल है, बट इट मे बी हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी। तो क्या करता है? उसके लिए इम्यून सिस्टम को क्या करता है? सप्रेस करता है। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फॉर्मेशन, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन करना। ये एक्चुअली क्या होता है? आपकी जो बोन्स होती हैं, उन बोन्स के अंदर जब आपका जो रेड बोन मैरो होता है उसके अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। और वहां टिश्यू मैक्रोफेजेस जाके इस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर के जो सेक्रेशन है इसको इंक्रीज कर देती हैं। ये जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है उसमें से कौन सा है? ये कई तरह का होता है। इसमें जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट वाला जो होता है उसको ये मैक्रोफेजेस रिलीज करती हैं। और ये क्या करता है? बाद में इस रेड बोन मैरो के अंदर ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स के जो फॉर्मेशन होता है उसको इंक्रीज करता है। यानी ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स का जो फॉर्मेशन है, इन सेल्स का फॉर्मेशन हमारे रेड बोन मैरो के अंदर इंक्रीज कर देता है। ठीक है। जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है टिश्यू मैक्रोफेजेस का, वो है प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर यानी PDGF का रिलीज करना। और ये PDGF क्या होता है? ये एक्चुअली क्या करता है? जैसे मान लीजिए ये आपकी ब्लड कैपिलरी है और ब्लड कैपिलरी में मान लीजिए यहाँ कहीं कोई डैमेज हो जाए, यहाँ कोई छोटा सा होल हो जाए। ऐसे छोटे मोटे डैमेज हमारी ब्लड कैपिलरी में होते रहते हैं आए दिन। तो अगर मान लीजिए आपकी ब्लड कैपिलरी में कहीं छोटा सा छेद हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो ये प्लेटलेट्स आके क्या कर लेती हैं? यहाँ पे एक लेयर बना लेती है। ठीक है, लेयर बना लेती हैं और इसको हील कर देती हैं, इस जगह को सही कर देती हैं। तो इस जगह को हील करने के लिए यहाँ पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होना जरूरी है। और उस एग्रीगेशन में कौन हेल्प करता है? PDGF, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, जो रिपेयर करता है ब्लड वेजल्स को और वाउंड हीलिंग में हेल्प करता है, जो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? मैक्रोफेजेस के द्वारा। नेक्स्ट जो फंक्शन है मैक्रोफेजेस का वो ये है कि हमारी बॉडी में मान लीजिए अगर कार्बन पार्टिकल या सिलिकॉन पार्टिकल चले जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो ये टिश्यू मैक्रोफेज क्या कर लेती हैं? उनको अपने अंदर क्या कर लेती हैं? इंजेस्ट कर लेती हैं। अपने अंदर क्या कर लेती हैं? इंजेस्ट कर लेती हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है, ये जो मैक्रोफेजेस होती हैं ये हमारी स्प्लीन के अंदर जो हमारी ओल्ड RBC होती है, जिनको हम सेनाइल RBC बोलते हैं, ओल्ड RBC को हम क्या बोलते हैं? सेनाइल RBC बोलते हैं। उनके डिस्ट्रक्शन में हेल्प करती हैं और उनसे हीम और ग्लोबिन को निकाल लेती हैं। क्योंकि उसमें से जो हम हीम निकालेंगे उसमें आयरन होगा और इस आयरन को फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा ताकि हम बाद में फिर से हीमोग्लोबिन बना सकें RBC को फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है। जो ग्लोबिन होता है इस हीमोग्लोबिन में, जब RBC डिस्ट्रॉय होगी तो RBC के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन निकलेगा। अब हीमोग्लोबिन में से क्या करेंगे? हम हीम वाला पार्ट निकाल लेंगे क्योंकि उसमें आयरन होता है, उसको स्टोर कर लेंगे RBC बनाने के लिए। और जो ग्लोबिन वाला जो पार्ट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? ब्लूबिन में और बिलीवर्डिन में, जो कि एज अ एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं इन द फीसेस। ओके। तो ये इट वाज ऑल अबाउट रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए और अगर आपकी कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।